नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम युद्ध विराम को लेकर रूस के रुख और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खेमेबाजी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन युद्ध विराम के प्रयास के बीच कुर्स्क क्षेत्र के 3 प्रमुख शहरों पर रूसी सेना का कब्जा। राष्ट्रपति पुतिन ने अग्रिम मोर्चे का दौरा कर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। युद्ध विराम प्रस्ताव पर क्रेमलिन ने जताई सहमति, कहा संकट का हो स्थायी समाधान। टैरिफ नीति पर ट्रंप के कड़े रुख के बीच कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। कनाडा ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर सदस्य देशों को किया आगाह। बैठक में यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट पर हो सकती है चर्चा। अरब देशों के समूह ने गाजा पुनर्निर्माण योजना पर अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ के साथ की चर्चा। दोहा में इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता वार्ता जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गाजा से किसी को निष्कासित करने की योजना नहीं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ब्रिटेन का बड़ा ऐलान। पीएम स्टारमर की स्वास्थ्य प्रणाली की देखरेख करने वाले निकाय को समाप्त करने की घोषणा। सरकार की नौकरशाही में कमी लाकर करोड़ों पाउंड की बचत करने की योजना। और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की बातचीत के अगले चरण के तहत अमेरिकी दूत मॉस्को में हैं। दरअसल सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। उसमें एक 30 दिन के तात्कालिक युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर बातचीत के लिए ही अमेरिकी दूत रूस में हैं। हालांकि रूस की ओर से आ रही प्रतिक्रिया से यह लग रहा है कि रूस इतनी आसानी से युद्ध विराम के लिए मानने वाला नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे युद्ध प्रयासों के बीच मॉस्को ने यूक्रेनी कब्जे वाले रूसी क्षेत्र कुर्स्क में बड़ी बढ़त हासिल करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की योजना पर पानी फेर दिया है। कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुजदा पर यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ते हुए इस पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। ज़ेलेंस्की इसी जमीन का इस्तेमाल सीज़फायर डील में रूस के साथ अदला बदली के लिए करना चाहते हैं। सुजदा पर पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया था। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुर्स्क के अग्रिम मोर्चा का दौरा कर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हालांकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसके कुछ सैनिक कुर्स्क से वापस लौट रहे हैं। इस बीच मंगलवार को जिद्दा में हुई अमेरिका यूक्रेन वार्ता के नतीजों पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे। जिद्दा बैठक में दोनों देशों ने 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि रूस पहले से ही अस्थायी युद्ध विराम का विरोध करता आया है। ऐसी ही एक आवाज क्रेमलिन से आज बुलंद हुई। पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी यूरी उशाको ने कीव के साथ अस्थायी युद्ध विराम को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ यूक्रेन को अस्थायी राहत देना है। वहीं रूस स्थायी शांति के बाद यूक्रेन में किसी तरह के शांति सेना की मौजूदगी से इनकार करता रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर आधिकारिक फैसला राष्ट्रपति पुतिन ही लेंगे। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की स्थिति में सुरक्षा गारंटी की मांग करता आया है। हालांकि अमेरिका का इस पर रुख साफ है कि वो ऐसी किसी भी सेना का हिस्सा नहीं बनेगा जिसकी तैनाती यूक्रेन में होगी, जबकि यूरोप के कई देश इसके पक्ष में हैं। नाटो का एक और सदस्य देश फिनलैंड ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के अपने समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक समझौते के लिए पुतिन की 3 प्रमुख शर्तें बताई जा रही हैं। पहली, यूक्रेन अपनी औपचारिक तटस्थता की प्रतिबद्धता जताए। दूसरा, नाटो में शामिल होने की किसी भी आकांक्षा को छोड़ दे। और तीसरे, कब्जे वाले इलाके पर रूसी दावों की मान्यता दी जाए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे सख्त आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले जो बेलारूसियन नेता हैं लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वहां पर व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया था सीज फायर को लेकर के, जो 30 दिन का प्रस्ताव है उसको लेकर के। तो पुतिन ने साफ कहा कि वो इस तरह के सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं। उन्होंने वो सवाल भी वहां पर रखे कि इन 30 दिनों के दौरान क्या होगा, क्या पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद करते रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका जो असली कारण है जब तक उसको खत्म ना किया जाए तब तक इस तरह के सीज फायर के कोई मायने नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या इतना आसान है रूस को मनाना, या रूस जिस तरह से अभी कई सारी शर्तें लगा रहा है? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है सीज फायर और दूसरा है शांति। अभी मुझे लगता है आगे वाले दिनों में किसी न किसी तरह से ये सीज फायर लागू हो जाएगा। इसका मतलब है हो सकता है 30 दिन के लिए, हो सकता है इससे ज्यादा। लेकिन क्या शांति आएगी? वो तभी आएगी जब प्रेसिडेंट पुतिन जब बात कर रहे हैं कि उनके कई जो प्रॉब्लम्स है जो पहले हल होना चाहिए अगर आप पूरी तरह से शांति चाहते हैं तो वो मैं समझता हूं नेटो को और वेस्टर्न यूरोप को इस विषय के ऊपर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी हालत में रूस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए। वो एक युद्ध का विषय है और वो कभी नहीं मानेंगे। ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो कई सालों से ये इनका केस चलता जा रहा है और यूक्रेन तक इनको अभी समाप्त करना पड़ेगा। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज इसको नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं ये युद्ध चलता रहेगा। एक तो ये है। दूसरा, जो टेरिटरीज की बात की है, अभी देखिए ये जो डॉनबास का जो इलाका है जिसका जिक्र बार बार प्रेसिडेंट पुतिन करते हैं, और के आगे ज़पोरिज़्की की इलाका आता है और फिर क्रीमिया के साथ मिल जाता है जी। क्रीमिया को वापस लेना वो तो सवाल ही नहीं उठता है। क्रीमिया बहुत सालों से यूक्रेन बनने से पहले से ही ये रूस का हिस्सा था। आप देखोगे 200 साल पहले जब क्रीमिया में युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच में हुआ था। क्रीमिया हमेशा रूस का ही हिस्सा रहा है। जब ये सोवियत यूनियन बना तब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर ये यूक्रेन के अंदर आ गया था। तो क्रीमिया की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो लैंड कॉरिडोर अभी बनता है डॉनबास और ज़पोरिज़्की लेके जो क्रीमिया के साथ मिल जाता है, ये रूस वापस देने वाला नहीं है। ये उनके लिए मैं समझता हूं एक लाइफलाइन है। और ज्यादा करके जो इधर का जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा करके रूसी भाषा बोलता है। तो ये दो डिमांड्स के ऊपर मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत रूस जो है वो पीछे हटेगा। जहां तक रही यूक्रेन की बात, यूक्रेन के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे कि वो ये कह सके कि हम निगोशिएट करें। जो भी उस फैसला होगा यूक्रेन को मुझे लगता है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी तरफ से वेस्टर्न यूरोप के पावर्स है वो बातचीत करना चाहते हैं। अभी मैं सिर्फ एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, जहां तक वेस्टर्न यूरोप की बात है, ये चाहते हैं कि यूक्रेन लड़ता रहे और वो पैसे देते रहे। एक बड़ा लो कॉस्ट तरीके से वो यूक्रेनियन जाना के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अभी आगे नहीं जाने देंगे। ये मामला बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। जैसे मैंने कहा, सीज फायर जरूर आएगा। शांति इसके लिए मुझे लगता है बहुत समय लगेगा अभी तक। सीज फायर को लेकर के भी सर उनका कहना है कि 30 दिन के सीज फायर के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कई सारे उनके सवाल हैं। स्टीव विटकॉफ वहाँ पर मॉस्को में हैं, वहाँ पर बातचीत करने के लिए मॉस्को के अधिकारियों से। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कई सारे सवाल हैं, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है आपको, जब तक कि ट्रंप और पुतिन की सीधी बातचीत नहीं होगी तब तक क्या सीज फायर भी हो पाएगा? मुझे लगता है सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक गारंटी इनको देना पड़ेगी रूस को कि जब ये सीज फायर के दौरान पे वेस्टर्न पावर्स जो है वो यूक्रेन को फिर से आर्म नहीं करेंगे, हथियार और मिसाइल्स वगैरह इस समय पर नहीं देंगे। अगर इतनी एश्योरेंस मिल जाती है तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट पुतिन मान जाएंगे।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो अगर नहीं मानते तो बहुत सैंक्शंस लगाएंगे, बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगाएंगे रूस के ऊपर। लेकिन देखिए सैंक्शन तो पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं, युद्ध तब भी चलता रहा है और रूस कमजोर नहीं हुआ है। इस दौरान जो कमजोर हुए हैं वो वेस्टर्न यूरोप कमजोर हुआ है। तो मुझे लगता है सैंक्शन से प्रेसिडेंट पुतिन नहीं डरेंगे, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है शांति, अमेरिका भी चाहता है, भारत चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है। तो उस शांति के लिए मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप को वेस्टर्न नेटो के ऊपर और ये यूरोपियन यूनियन है इनके ऊपर दबाव डालना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। ये लड़ाई उनकी तरफ से बढ़ा दी गई है और उनको मुझे लगता है इस समय पर ये रोक देने की आवश्यकता है। सर, इसमें अगर हम बातचीत की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अब तकरीबन इतना साफ हो गया है कि अमेरिका रूस से सीधे बातचीत कर रहा है। स्टीव विटकॉफ वहां पर हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। तो यूरोपीय देशों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं वो अब पूरी तरह आउट हो चुके हैं इस प्रोसेस से? नहीं, प्रॉब्लम तो यही है जोशी जी कि वो आउट नहीं हुए हैं। अगर वो आउट हो गए होते तो मुझे लगता है ये सीजफायर अभी तक हो गया होता। यूरोपियन देशों के पास पैसा है और वो कमिट कर रहे हैं $900 बिलियन या कुछ ऐसा फिगर मैंने सुना है कि वो अगले कुछ सालों तक ये देते रहेंगे यूक्रेन को लड़ाई को जारी रखने के लिए। अभी इससे क्या होता है कि जो ज्यादा करके जो हथियार यूरोपियन यूनियन की तरफ से जा रहे हैं वो उनके देश बना रहे हैं, तो उनके जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फायदा होता जा रहा है। तो लेकिन जाने जो जारी है, नुकसान जो हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उसकी मुझे लगता है ज्यादा देर टिकना वो संभव नहीं है। उनको शांति के लिए मुझे लगता है कहीं कभी ना कभी जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने देश को बिल्कुल नीचे तक बिगाड़ दिया है। तो यूरोपियन यूनियन को मुझे लगता है वो प्रेशर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही लगा सकते हैं कि देखिए इसको बंद करो, नहीं तो वो अपना नेटो को सपोर्ट कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन या नेटो को भी मुझे लगता है कुछ इस विषय के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये लड़ाई फिर मुझे नहीं लगता है कि सीज फायर अगर वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट आता रहेगा तो ये सीज फायर तक भी मुझे लगता है मुश्किल होगा। लेकिन वो सपोर्ट बंद हो गया या सीज फायर मैं समझता हूं 100% हो जाएगा। आगे पीस किस प्रकार से आती है, शांति कैसे होती है, उसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। यानी कि फिलहाल रूस की ओर से कई सारे सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों का जवाब कब तक पश्चिमी देशों की ओर से और खासकर अमेरिका की ओर से मिलता है, इस पर यह डिपेंड करेगा कि कब से ये सीज फायर वहाँ पर लागू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो आज की अगर हम बात करें तो अभी युद्ध जारी है और आने वाले दिनों में कब से ये सीज फायर लागू होगा, किन हालात में होगा, ये सब कुछ देखना होगा। सर, हमारे साथ बने रहिए आप। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बजीता जी, सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू 4 चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया इधर। बड़ीकर साहब, कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू, की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक शक्तियों की खेमेबाजी अब साफ दिख रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश ताकत के बल पर ईरान पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो वहीं रूस और चीन जैसे देश इसका कूटनीतिक हल निकालना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई सालों से अमेरिका समेत कई देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हाल के दिनों में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को नाटकीय रूप से तेज किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA भी लगातार चिंता व्यक्त कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके साथ समझौते की इच्छा भी जता चुके हैं। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खेमेबाजी भी होती दिखाई दे रही है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर शुक्रवार को बीजिंग में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें रूस, चीन और ईरान के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक की पूर्व संध्या पर चीन ने ईरान परमाणु मुद्दे को कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया है। चीन ने मामले में टकराव और संघर्ष से बचने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान और रूस के रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। इसी साल दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक सहयोग में बदलने के लिए समझौता किया था। ईरान और रूस दोनों के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। 2015 में पश्चिमी देशों ने कुछ प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। इसके बाद से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया है। इसका खुलासा IAEA की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन को तेज कर दिया है। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को परमाणु वार्ता का प्रस्ताव देते हुए पत्र भेजा था, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि ईरान से निपटने के दो तरीके हैं, पहला सैन्य और दूसरा समझौता। लेकिन खामनेई ने प्रस्ताव को एक धोखा करार देते हुए अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी पत्र उन्हें नहीं मिला है, लेकिन बुधवार को पत्र मिलने की ईरानी मीडिया ने पुष्टि की है। ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका से तब तक कोई वार्ता नहीं होगी जब तक वह अधिकतम दबाव की नीति को जारी रखता है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस तरह की वार्ता को जरूरी बताते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता के विरोध के बाद वह उनकी बात पर अमल करने की बात कह रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच। सर, अगर हम इस खबर की बात करें जिसमें बीजिंग में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है ईरान की, रूस की और चीन की, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और ये कहते हैं कि इसका कूटनीतिक हल निकाला जाए, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया दिखा रहा है। मसूद पेजेश्कियान की ओर से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ये कहा गया कि अमेरिका को आप जो करना है कर लो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। इस सब के बीच इस खेमेबाजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जहां तक जो भी बड़े देश हैं, अगर आप अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, रूस या चीन की बात करें, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी इन देशों में ये चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि अगर ईरान के पास एक बार परमाणु हथियार आ जाते हैं तो मुझे लगता है वो जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो वेस्ट एशिया में है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और मुझे लगता है इसका डर रूस को भी है और चीन को भी है। अमेरिका तो खैर पहले से ही नहीं चाहता था कि अमेरिका और नेटो ये पहले से नहीं चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो जाए, क्योंकि एक बार ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं तो
तो वो सीधा असर जो है वो इजराइल के ऊपर पड़ता है। और बार बार जो मैं नहीं कहता कि ये होगा, लेकिन ईरानियन के जो लीडर्स हैं आयतुल्ला से लेकर नीचे तक, और कई बार इस प्रकार का बयान दे चुके हैं कि हम इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसलिए वो डर आ जाता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो हो सकता है वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे इजराइल को खत्म करने के लिए। तो अभी मैं समझता हूं ये जो ईरान की और रूस और चीन के बीच में ये जो अभी बात चल रही या चलने वाली है, मैं समझता हूं ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है, एक तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ से ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने ट्रंप से बात करनी है, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करनी है, तो क्या क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, इसके साथ हमको कोई और इससे अच्छे टर्म्स मिल सके या नहीं। ठीक है। तो मैं समझता हूं ये एक स्ट्रेटजी है ईरान की तरफ से। ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है रूस और चीन की तरफ से भी है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, बॉटम लाइन एक है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाए। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा, अगर ये लगता है कि उनके पास हथियार आने वाले हैं, इनरिच्ड यूरेनियम को वो हथियार बनाने की बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है इजराइल की तरफ से वहां पर हमला हो जाएगा। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोनों ही खबरों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। MDH आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा हम यहाँ क्यों बैठे हैं गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ अपनी बैठक से पहले यू-टर्न लेते हुए कहा कि गाजा से किसी को भी निष्कासित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कोई भी किसी को गाजा से नहीं निकाल रहा है। दरअसल पूर्व में ट्रंप ने गाजा पट्टी को खाली करने और इसे अमेरिकी नियंत्रण में लेकर विकसित करने की योजना पेश की थी। इस सबके बीच अरब के 5 देशों के समूह ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है
कि अरब देशों ने अपनी गाजा पुनर्निर्माण योजना अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के समक्ष प्रस्तुत की तथा उनके साथ परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता वार्ता जारी है, जिसमें 60 दिनों की युद्ध विराम विस्तार और 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई के अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में जहां एक तरफ पाक सेना बलूच अलगाववादियों के कब्जे से हाईजैक ट्रेन को छुड़वाने का दावा कर रही है, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसके पास ट्रेन और बंधक अभी भी हैं। इस बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ ने क्वेटा का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को धमकी दी कि यदि यूरोपीय संघ अमेरिकी विस्की पर लगाए गए कर को वापस नहीं लेता है तो वह यूरोप से आने वाली सभी वाइन और अन्य मादक उत्पादों पर 200% टैरिफ लगा देंगे। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन ने ताइवान में अपना प्रोपेगेंडा अभियान और घुसपैठ को तेज कर दिया है। उन्होंने ताइवान को हड़पने के बीजिंग के प्रयासों से निपटने के लिए कड़े उपाय करने की प्रतिबद्धता जताई है। बेल्जियम के अभियोजकों ने बताया कि यूरोपीय संसद के भीतर सक्रिय भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियोजकों ने कहा कि संघीय पुलिस द्वारा ब्रसेल्स क्षेत्र के साथ साथ फ्लैंडर्स, वालोनिया और पुर्तगाल में 21 जगहों पर तलाशी ली गई है।